डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोबर्टो है और मैं अमेरिका के वर्जीनिया स्टेट का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ के शहर लिंचबर्ग में एक पुलिस वाला हूँ और मेरा काम ज़्यादातर रहता है लोगों की तलाश करना। मैं फील्ड ऑफिसर हूँ और बाहर घूमता ही रहता हूँ। और आज मैं आपको अपने साथ घटी 1 साल पुरानी बेहद ही डरावनी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। ये अगस्त का महीना था। हमेशा की तरह मैं इस बार भी राउंड पर जाया करता था, लेकिन एक खबर ने हमारे इस शहर को हिलाकर रख दिया था। एक बच्चा स्कूल से गायब हो गया था और किसी को वो मिल नहीं रहा था। स्कूल के पीछे से ही जंगल शुरू होते हैं और यहाँ जंगल में उसे जाते हुए देखा गया था। मेरा काम था उसे ढूंढना और पूरा दिन हम अपनी पूरी टीम को लेकर जंगल में घूमते रहे, लेकिन वो बच्चा मिल नहीं रहा था। किसी का कहना था कि उसे अगवा कर लिया गया है, तो किसी ने कहा था कि उसे किडनैप करके फिरौती मांगी जाएगी। 4 दिन लग गए थे हमें उसे ढूंढते ढूंढते, लेकिन वो मिल नहीं रहा था, ना ही किसी की कॉल आई थी। हमने स्कूल में भी पूछताछ कर ली थी, उसके दोस्तों से भी पूछना शुरू कर दिया था। हर किसी का यही कहना था कि उसे बाहर जाते हुए तो देखा गया था जंगल के करीब, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गया किसी को नहीं पता था। हमें डर था कोई उसे मार ना दे और 4 दिन तक वो जंगल में भटक कर खुद भी तो मर सकता है। कोई जानवर उसे शिकार भी बना सकता है। ये जंगल एक भयानक जंगल है जहाँ पर खूंखार से खूंखार जानवर रहते हैं और कई बार वो इंसानों का शिकार भी कर देते हैं। अब तक किसी भी जानवर ने इंसान को मारा नहीं था, लेकिन हमले में इंसानों को बहुत घायल कर दिया था और मरने की कगार तक पहुँचा दिया था। हर बार हम उन्हें बचा ही लेते थे। पहली बार था एक बच्चा जंगल में गायब हुआ और किसी को पता तक नहीं चल पा रहा था वो कहाँ गया। शहर में दहशत थी, लेकिन 5वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सबको और ज़्यादा डरा दिया। उसी स्कूल का एक और बच्चा गायब हो गया। हम हैरान परेशान थे और ऊपर से हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। हमारे सीनियर कहते जा रहे थे कि हम पहले बच्चे को ढूंढ नहीं पाए हैं, एक और बच्चा गायब हो गया है। और जब हमने स्कूल में पूछताछ शुरू की, वो बच्चा भी उसी जंगल की तरफ जाता हुआ देखा गया था, लेकिन इस बार कुछ खास चीज़ें बताई गई थी। उस बच्चे को एक आदमी के साथ देखा गया था। वो आदमी जंगल में खड़ा हुआ कई बार देखा गया है। उसके लंबे लंबे बाल हैं जो उसने चेहरे की तरफ किए होते थे। काले रंग का सूट पहना होता था और वो किसी का इंतजार करता ही रहता था। कुछ बच्चों का कहना था कि वो उन्हें दिखाई देता था, जबकि कुछ बच्चे कहते थे कि वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया था। वो इस तरह से किसी न किसी का इंतजार करता और स्कूल में से 2 बच्चे उसके पीछे पीछे चलते हुए गायब हो चुके थे। ये दूसरा बच्चा था। इसके गायब होने के बाद जब स्कूल में दहशत हुई तो कई बच्चों ने इस तरह की कहानियां सुनाकर हमें अपनी घटनाओं के बारे में बताना शुरू किया। पहले बच्चे डर रहे थे कि उन्हें पागल कहा जाएगा, लेकिन जब स्कूल में दूसरा बच्चा भी गायब हो गया तब हमें बताया गया कि इस तरह से काले सूट वाला जो किसी को नजर आता है किसी को नहीं नजर आता, वो इंतजार करता है और बच्चों को अपने साथ ले जाता है। ये कोई सीरियल किलर हो सकता है जो जंगल में बच्चों को ले जाकर उन्हें मार देता हो। अब हमें जंगल में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करना होगा और उन बच्चों को ढूंढना होगा। समय बीतता जा रहा था। पहले बच्चे को गुम हुए 5 दिन हो गए थे और दूसरा बच्चा भी दोपहर तक नहीं मिला था। जंगल में तफ्तीश शुरू हो गई थी, लेकिन इतने घने जंगल में हर कोने तक पहुंचना नामुमकिन के समान था। हम अलग अलग टीम बनाकर उस जंगल के हर कोने में ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमें कोई दिख नहीं रहा था। उसके बाद ये 6ठा दिन था, एक और बच्चा उस स्कूल से गायब हो गया।
इस घटना के बाद छठे दिन ही स्कूल को दोपहर को ही बंद कर दिया गया था। दोपहर के वक्त वो काले सूट वाला आदमी कई लोगों को नजर आया था। स्कूल में थोड़ी सी भगदड़ मची थी। हर किसी को बताया गया था वहां उसे देखा गया है और पुलिस को कॉल लगाई गई थी, लेकिन इतने बीच ही एक बच्चा चलता हुआ जैसे उसके पास पहुंचा, उसकी उंगली पकड़ी और उसी के साथ जंगल की तरफ हो लिया। हमारे पास समय कम था क्योंकि वो आदमी उस बच्चे को लेकर ज़्यादा दूर तक नहीं गया होगा। हम जंगल के अंदर पहुंच गए थे। हमें जो भी हथियार मिले थे वो हथियार लेकर हम जंगल के अंदर थे और तभी शाम के 5 बजे बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण यहाँ मौसम थोड़ा सा ठंड भरा हो गया था, लेकिन हमें उन बच्चों को बचाना था। पता नहीं वो उन्हें कहाँ पर ले जा रहा होगा। हमें इसका पता लगाना था और टीम बंटने के कारण मैं 3 लोगों के साथ था। हम 4 की टीम आवाज़ें लगाते हुए उस बारिश में पेड़ों को पार करते हुए दूर दूर तक देखने की कोशिश कर रहे थे। कोई निशानी तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए जो हमें ये बता पाए कि उन बच्चों को वो आदमी लेकर कहाँ तक जाता है, ताकि उसके करीब ही हम उन्हें ढूंढ पाएं। लेकिन ऐसा सबूत भी हमें नहीं मिल रहा था। आज इस तीसरे बच्चे ने तो शहर में दहशत मचा दी थी। हर स्कूल को बंद कर दिया गया था और इस स्कूल का प्रिंसिपल भी कह रहा था वो तब तक इस स्कूल को खोलेगा नहीं जब तक उन बच्चों को ढूंढा नहीं जाता। धीरे धीरे वो शैतान हर बच्चे को ले जा सकता है। क्यों? जब हर बच्चे को पता है कि वो शैतान उन्हें जंगल की तरफ ले जाता है, फिर भी वो बच्चे उनका पीछा करने लगते हैं, उस शैतान के साथ चल पड़ते हैं। वहाँ पर कई पादरी आ चुके थे, चर्च के कई आदमी आ चुके थे। हर किसी का कहना था कि वो शैतान है जो बच्चों को बहला फुसला कर उन्हें अपनी दुनिया में ले जाता है। लेकिन मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। मैं जानना चाहता था इस राज को सुलझाया कैसे जाए। उस रात 9 बजे तक हम जंगल में ही थे और मेरे 3 साथी ठंड लगने के कारण बीमार हो चुके थे। मैंने उन्हें वापस भेज दिया था। उन्होंने सही से कपड़े पहने ही नहीं थे और बारिश में भीगने के कारण उनके कपड़े बहुत ज़्यादा गीले हो चुके थे, तो उन्हें वापस जाने को कह दिया, जबकि मैं पूरी तैयारी करके आया था। इस जंगल से मैं बाहर नहीं निकलने वाला उस आदमी को ढूंढे बिना। और जब मैं अकेला हो गया तो इस सुनसान जंगल में मुझे भी डर लगना शुरू हो गया था। लेकिन आधी रात के करीब जंगल से अजीब अजीब आवाज़ों ने मुझे ऐसा एहसास दिया जैसे कुछ तो अलग है इस जंगल में। हमेशा से इस जंगल की कहानियां सुनाई जाती थी, लेकिन इससे पहले ऐसी घटनाएं होती ही नहीं थी। अचानक क्यों कोई ऐसा आदमी इस जंगल में आ गया जो बच्चों को बहला फुसलाकर उसके अंदर ले जाना शुरू हो गया। जंगल से एक तरफ आवाज़ें आ रही थी और मैं उन आवाज़ों का पीछा करने लगा। मैं जानता था जंगल में हमारी और भी कई टीम्स हैं, हम किसी न किसी समय पर एक दूसरे को देख ही लेंगे, लेकिन वो मुझे नहीं दिख रहे थे। अकेले ही मुझे उन आवाज़ों का पीछा करना पड़ा। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था मैं उस समय। मुझे एक पानी का तालाब नजर आया जिसके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हुए थे। सामने एक मैदान था और एक लकड़ी का घर बना हुआ था। ये बहुत ही पुराना सा घर लग रहा था, लेकिन फिर भी पानी की बूंदें उस घर के ऊपर ऐसे लग रही थी जैसे मोती की तरह चमक रही हों। जैसे जैसे मैं उस घर के पास जाता जा रहा था, मुझे वो आवाज़ें अपने नज़दीक महसूस हो रही थी। तभी मैंने एक तरफ देखा। मेरे होश उड़ चुके थे जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था। 3 बच्चे आग के एक तरफ बैठे हुए थे और बारिश के बिल्कुल बीचों बीच लकड़ियों में आग लगाकर वो कुछ कर रहा था। मैंने उस काले कपड़े वाले को पहली बार देखा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पहले भी इसे कहीं पर तो देखा है। मुझे याद नहीं आ रहा था। उसने वो लंबे लंबे बाल अपनी आंखों के आगे किए हुए थे। उसका चेहरा मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन बच्चे भी बिल्कुल शांत उसके सामने बैठे हुए थे। वो पानी में भीगते जा रहे थे, लेकिन उस आग पर पड़ रहा पानी भी उस आग को बुझा नहीं पा रहा था। उसकी लपटें ऊपर तक जा रही थी, जैसे किसी शक्तियों से उस आग को इस तरह से जलाया गया हो कि पानी कुछ कर ही ना पा रहा हो। वो कोई तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रहा था जो मेरी समझ से बाहर था। मैंने एक तरफ से गन निकाल ली थी क्योंकि मुझे उन बच्चों को बचाना था।
मेरे कदम उस तालाब के पानी के एक तरफ पड़े ही थे कि उसमें अजीब सी हरकत होने लगी। मैं उस तालाब के पानी को काले रंग में बदलता हुआ देख रहा था, जैसे कोई काला सा तेल हो। वो उबल रहा था, उसके अंदर से भाप निकलना शुरू हो गई थी। डर के मारे मेरा बुरा हाल था, लेकिन बच्चों को बचाने की हिम्मत ने मुझे वहां पर रोक रखा था। तभी वहां आंधी सी चलने लगी थी, पेड़ तेजी से हिलने लगे थे और मेरे कदम भी उखड़ने लगे थे। इतनी तेज हवाएं बारिश के बीच इस जंगल में इस तरह से नहीं चलती। यहाँ कुछ तो हो रहा है, लेकिन उन बच्चों और उस आदमी को मैंने हिलते तक नहीं देखा। वो वहीं पर बैठे थे, कुछ किए जा रहे थे। मेरे कदम तो उस हवा ने उखाड़ दिए थे और मैं उससे बचने के लिए एक पेड़ के पीछे जाना चाहता था। मैं पहचान गया था हवा किस तरफ से आ रही है। अगर मैं किसी पेड़ के पीछे छिप जाऊं तो हवा से बच पाऊंगा, वरना ये हवा मुझे धकेल रही थी और मेरे पैर उखड़ रहे थे। मैं गिरने लगा था। एक पेड़ को मैंने जैसे ही पकड़ा, मैं उसके पीछे की तरफ हो गया और एक आंख निकाल कर मैं उस पूजा विधि को देख रहा था जो वो काले सूट पहने आदमी कर रहा था। लेकिन तभी उस हवा के बीच में जैसे बारिश बहुत तेज हो गई। बारिश की तेजी इतनी ज्यादा थी कि उसके आर पार देखा नहीं जा रहा था। मैं उस आग को भी देख नहीं पा रहा था और वो हवा इस तरह से वहां धुंध का माहौल पैदा कर गई जैसे जंगल में हालात ही बदल गए हों। एक ही क्षण में वो बारिश हट चुकी थी, धुआं छा चुका था और मुझे दिशा भ्रम होने लगा। मैं पेड़ के आगे से निकला क्योंकि हवा अब बंद सी हो गई थी, लेकिन वो तालाब मुझे मिला ही नहीं। मैं तो जंगल के बिल्कुल अलग से कोने में पहुंच गया था। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता था। कभी मैं एक तरफ जाता तो कभी दूसरी तरफ जाता, लेकिन उस तालाब को दोबारा ढूंढ नहीं पाया, उस घर को दोबारा ढूंढ नहीं पाया। मैं वहाँ भटकता रहा था 2 घंटे तक और सुबह होने तक मैं जंगल के और कोनों की तरफ भी जाता रहा और उजाले तक मुझे वो जगह नहीं मिली। मैं जंगल के कुछ ऐसे इलाकों में पहुंच गया था जहां पर बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी थी। नीचे मिट्टी सूखी पड़ी थी। क्यों उसी जगह पर बारिश हुई? क्या किसी को पता ही नहीं जंगल में इतनी भारी बारिश हो गई और आसपास तक पानी पहुंचा ही नहीं? मुझे अपनी टीम सुबह के वक्त मिली और वो भी एक साथ थे। उनकी संख्या कम थी क्योंकि ठंडे पानी के कारण कई लोग बीमार हो चुके थे और वहां से बाहर जा चुके थे। हम कुछ ही थे और हर किसी के पास यही खबर थी कि वो ढूंढ नहीं पाए। इकलौता मैं था जो बता रहा था कि मैंने एक ऐसी जगह ढूंढ ली जहां मैंने बच्चों को देखा था, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई थी वहां पर। सभी टीम वाले उस जंगल से बाहर आ गए थे और बाहर आकर हमें पता चला था बारिश जहां मैं था वहीं हुई थी। किसी और मेंबर ने वो बारिश को महसूस किया ही नहीं। मैं ये जानता था कुछ गड़बड़ है जंगल में। इतनी आसानी से मैं रास्ता नहीं भटक सकता। बस एक पेड़ के पीछे ही तो गया था। सामने से वो तालाब, वो आग, वो घर, वो बच्चे और वो आदमी कैसे गायब हो गए मैं नहीं जानता। हम अब उस जंगल से बाहर आ गए थे और हमें शुरू से प्लानिंग बनानी थी। यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रही है जिसका पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। दोबारा दोपहर के वक्त हम उसी जंगल के उसी जगह पर जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वैसा तालाब कोई ढूंढ नहीं पा रहा था। हमने मार्किंग की हुई थी उस जगह की, लेकिन वहां पर कोई तालाब मौजूद था ही नहीं। ऊपर से सैटेलाइट इमेजिंग भी की गई और वहां पर किसी तालाब को ढूंढा नहीं जा पाया। वो खुला सा इलाका था, लकड़ी का एक घर बना हुआ था, लेकिन वैसी जगह अगर जंगल में मौजूद नहीं है तो मुझे कैसे नजर आई थी? हम शाम के 6 बजे ही वापस आ चुके थे और अब भी हम उन 3 लड़कों को ढूंढ नहीं पा रहे थे। आज हमें एक और काम करना होगा। हमें इस जंगल का इतिहास दोबारा से खंगालना होगा। इतिहास में पहले भी ऐसी घटनाएं हुई होंगी या कुछ और हुआ होगा, या उस आदमी के बारे में कोई ना कोई तो जानता होगा। क्या वो किसी अजीब सी शक्ति का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? हर जानकारी को पाने के लिए हम पास की ही लाइब्रेरी में पहुंच चुके थे। उस लाइब्रेरी में यहाँ घटी सारी पुरानी घटनाओं का रिकॉर्ड रखा गया था और उसे खंगालते खंगालते रात के 11 बज गए थे और तब हमारे सामने 25 साल पहले घटी ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताया गया था। यहाँ पर इससे पहले भी 5 बच्चे गायब हुए थे और उन सब की उम्र भी बहुत कम थी।
कुछ 6 से 7 साल की उम्र के थे और कुछ 15 से 16 साल की उम्र के थे। वहाँ 5 बच्चे गायब हुए थे, जिनमें से एक ही बच पाया था। उन सब के नाम और एड्रेस निकाले गए थे और उसके बाद हमें उनके घर जाकर पूरी तफ्तीश करनी थी। मैंने ये काम अपने हाथों में नहीं लिया था, क्योंकि मुझे कुछ और ढूंढना था। मुझे यहाँ पर रहने वाले जितने भी तांत्रिक हैं या जादू टोने का शिकार हो चुके हैं या करते हुए पकड़े गए हैं, उनसे तफ्तीश करनी थी और मैंने बाकियों को अलग काम पर लगा दिया था। मैं यहाँ पर घूम रहा था, हर किसी के पास जा रहा था। मैं उन परिवार वालों के पास भी गया था जिनके वो 3 बच्चे गायब हो चुके थे। हर कोई मेरी तरफ इस उम्मीद में देख रहा था कि मैं उन्हें ढूंढ पाया या नहीं, लेकिन मेरी मायूस आंखें हर बार उन्हें देखकर नीचे की तरफ झुक जाती। मैं उन्हें जवाब नहीं दे पा रहा था, बस उनके बारे में सारी जानकारियां निकाल रहा था। कुछ ना कुछ तो समानता होगी। और तभी अगले दिन सुबह 9 बजे ही मुझे कॉल आती है पुलिस स्टेशन से। मैं जब उन फाइल्स को देख रहा था तो मेरे होश उड़ गए। उन 5 बच्चों में जो एक बच्चा बचा था वो मैं था। 25 साल पहले मैं भी अगवा हो चुका था, इसीलिए मुझे उसकी कुछ याद है, लेकिन मैं पूरी तरह से याद नहीं रख पाया। मेरे पिताजी मुझे उसे भुलाना चाहते थे, ऐसी दर्दनाक घटना को जहां पर मेरे 4 दोस्त मुझसे दूर हो गए थे और मैं हमेशा से ये समझा करता था वो मेरे दोस्त इस शहर को छोड़कर चले गए हैं। मेरे स्कूल के वो बच्चे इस शहर को छोड़कर चले गए। बचपन से मैं यही याद करता आया था और आज मेरी आंखों के सामने बचपन घूमना शुरू हो गया था। मुझे अब अपने इतिहास में जाना होगा। कैसे बचा था मैं, कैसे पहुंचा था मैं, क्या था वहां पर हुआ जो मुझे याद आ सकता है तो मैं इस केस को सुलझा सकता हूं। मैं अपनी पुरानी यादों को ताज़ा नहीं कर पा रहा था और अपना पूरा घर ढूंढने के बाद भी मैं पुरानी ऐसी कोई चीज़ ढूंढ नहीं पाया जिससे इतिहास को जगा पाऊं। क्या हुआ था मेरे साथ, कैसे बच गया था मैं? उन बच्चों के पास भी बचने का शायद यही एक रास्ता हो, लेकिन मैं ढूंढ ही नहीं पाया उस दिन क्या हुआ था। वो याद मेरे दिमाग से गायब हो चुकी है। बस वो आदमी अब भी दिमाग में जैसे थोड़ा थोड़ा याद था, इसीलिए उसे देखकर पहचान गया था मैं। हर तरफ अफरा तफरी थी और मेयर ने उस स्कूल को खोलने के लिए कह दिया था। हम नहीं चाहते थे वो स्कूल तब तक खोला जाए जब तक हम केस को सुलझा ना लें, लेकिन उस स्कूल को खोल दिया गया था और पहले ही दिन एक और बच्चा उसी जंगल की तरफ चल पड़ा। पुलिस वाले हर तरफ थे और उस बच्चे को जंगल के अंदर की तरफ जाते देखा गया। उसके बाद पुलिस वालों ने पीछा किया, लेकिन एक पेड़ के पीछे पहुंचते ही वो बच्चा दिखना जैसे बंद हो गया। उस बच्चे का हाथ ऊपर की तरफ उठा हुआ देखा गया था, जैसे किसी की उंगली पकड़ रखी हो उसने, लेकिन दूसरे आदमी को कोई देख ही नहीं पाया। अदृश्य इंसान जैसे बच्चों को जंगल की तरफ ले जाता हो और वहां ले जाकर क्या करता हो, इसका जवाब हमें ढूंढना था। वहां पर 4 बच्चे जा चुके थे और जंगल में रेस्क्यू मिशन चलाए हुए इतने दिन हो गए, हम उन्हें बचा नहीं पा रहे थे। वो तो भूख प्यास से भी मरने की कगार तक पहुंच जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज शाम फिर से बारिश शुरू हो गई थी और हमें सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए जंगल में जाना था। हम जानते थे जंगल में हम उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन ऊपर से प्रेशर होने के कारण हमें जंगल में जाना ही पड़ा। टीम के कम मेंबर थे जो जंगल में जाना चाहते थे। दहशत इस तरह से शहर में फैली हुई थी कि कोई भी जंगल के आसपास घूम नहीं रहा था। लोगों ने अपने बच्चों को ही घरों के अंदर कैद कर लिया था, किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो सिर्फ बच्चों का शिकार करता है या बड़ों का शिकार भी करता है। वो कौन है, पूरी जानकारी हमें उस जंगल में ही मिल सकती है, लेकिन वो भी हम ढूंढ नहीं पा रहे थे। मैं अकेला था जो जंगल के अंदर जाना चाहता था। हर कोई बहाना लगाकर जंगल के बाहर ही ढूंढ रहा था। मैं उस जंगल में कदम रख चुका था और तेज आंधी को पहचान गया था। ये वैसा ही मौसम है जैसे मौसम में मैंने उस घर को देखा था, उस तालाब को देखा था। वो आंधी उसकी रक्षा करती है। मुझे उस घर के अंदर जाना होगा, उस तालाब के पास जाना होगा, उन बच्चों को बचाना होगा।
यही आखिरी रास्ता हो सकता है। मैं पिछली बार भी बचा था, शायद इस बार भी कुछ कर दिखाऊं। मुझे कोई याद नहीं थी, लेकिन उस जंगल के अंदर जाते वक्त ऐसा एहसास हो रहा था जैसे ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हो। मुझे उस आदमी का चेहरा आंखों के सामने घूमता हुआ नजर आ रहा था, और जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर जाए जा रहा था, यहाँ पेड़ों की संख्या कम हो रही थी और झाड़ियों की संख्या ज़्यादा। यहाँ पर पेड़ ज़्यादा हैं और ऐसी झाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन आज आंखों के सामने हर चीज़ बदली बदली सी लग रही थी। आसमान में चांद निकला हुआ था, एक भी बादल नहीं था, लेकिन बारिश ऐसे हो रही थी जैसे चारों तरफ बादल घिर चुके हों। वो बारिश की बूंदें जैसे टकरा रही थी गोलियों की तरह, शरीर पर दर्द कर रही थी। वो आंधी के कारण उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि चेहरे से टकराते ही दर्द का एहसास सा होता। कभी कभी नीचे की तरफ बैठना पड़ता क्योंकि दर्द असहनीय सा हो जाता। पेड़ों के आगे से निकलते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ रास्ते बनाए गए हैं। बारिश में ये रास्ते साफ दिख रहे थे। कुछ जगह पर बारिश होती और कुछ रास्ते के बीच में जैसे बिल्कुल बारिश नहीं होती, अंदर जाने का रास्ता हो जैसे, और मैं उसी के सहारे आगे बढ़े जा रहा था। यहाँ आगे पहुंचकर पेड़ भी बहुत अजीब से थे। कुछ पेड़ ऊपर से मुड़े हुए थे जैसे तेज आंधी के कारण मुड़ गए हों, लेकिन सब पेड़ एक ही दिशा में नहीं मुड़े थे। कुछ पेड़ अलग दिशा में मुड़े हुए थे तो कुछ पेड़ अलग दिशा में मुड़े हुए थे। इसे देखकर डरावना सा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था ये पेड़ों की गुफा हो। पेड़ों के बीच से निकलकर जाते वक्त वहां चांद की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन बारिश से भी बचाव महसूस हो रहा था। आगे मैं बढ़ता गया और ये रास्ता अलग सा था। मैं जंगल में कई बार घूम चुका हूँ। ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ पर सपाट मैदान है और नीचे घास के रास्ते बने हुए हैं। सड़क के वो पेंट के निशान मिट्टी के ऊपर बने हुए थे और आसपास कई झंडे लगे हुए थे। वहाँ पर बिखरे पड़े कई कद्दू, वहाँ पर कई सब्जियाँ इस तरह से गिरी हुई थी और सड़ी हुई बदबू ले जा रही थी जैसे यहाँ पर कोई सब्जी मंडी लगी हो। लेकिन जब कुछ लोगों की आवाज़ें पेड़ों के पास से आने लगी तो मुझे खुशी हुई। शायद कुछ और लोग हैं जो जंगल के अंदर उन बच्चों को ढूंढने के लिए आए हुए हैं। वो आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी, लोग नज़र ही नहीं आ रहे थे। पेड़ों के आसपास में घूमता रहा, वो आवाज़ का पीछा करता रहा, लेकिन कोई नहीं दिखा। वो बारिश की बूंदें कभी कभी बहुत तेज़ हो जाती, वो आंधी के कारण सुनाई देना बंद हो जाता, और कभी कभी वो बारिश इस तरह से बंद हो जाती जैसे बटन दबाते ही बिल्कुल पूरी तरह से शांत हो गई हो। मुझे डर लग रहा था, कदम मेरे रुकना चाहते थे, लेकिन मैं अपना वचन देकर आया था। पुलिस में काम करता हूँ और लोगों की ज़िंदगी बचाना ही हमारा काम होता है, भले ही हमारी ज़िंदगी बचे ना बचे। बड़ी मुश्किल से एक जगह मैंने ढूंढ ही ली। वो तालाब का पानी एक तरफ एक छोटी सी नदी बनकर बाहर की तरफ निकल रहा था, जिसका पीछा करते करते मैं उस तालाब तक पहुंच गया। वहाँ बादल घिरे हुए थे, चांद की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन फिर भी उस आग की रोशनी के कारण चारों तरफ देखा जा सकता था। आंधी इतनी तेज थी कि आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन उस आग को हिला तक नहीं रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि वहां देखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उस आग को बुझा नहीं रही थी। जैसे ही उस पेड़ के मैं आगे निकला, मेरे पैर उखड़ रहे थे, लेकिन मैं फिर भी तालाब को पार करने की कोशिश करता रहा। मैं जानना चाहता था उस आग के पास कोई असर क्यों नहीं हो रहा, लेकिन उस तालाब को पार करते ही जैसे ही मैं उस आग के करीब पहुंचा, मैंने देखा वहां तो आंधी बिल्कुल नहीं थी, बारिश बिल्कुल नहीं थी। ये आंखों का भ्रम था जो उस जंगल के आसपास महसूस हो रहा था, और यहाँ पर तो हवा बिल्कुल खड़ी हुई थी, बिल्कुल कुछ नहीं था। और वो 4 बच्चे आग के एक तरफ बैठे हुए थे। वहाँ 5 गोले बने हुए थे, 4 गोलों में बच्चे बैठे हुए थे। एक गोला बिल्कुल खाली था, जबकि सामने वो काला सूट पहने लंबे बालों वाला बैठा हुआ था। वो अजीब सा इंसान था जिसकी लंबी लंबी उंगलियां और लंबे लंबे नाखून थे। उसका सर लंबा सा दिख रहा था, जबकि पीठ पर वो सूट फटा हुआ था और पीठ का मांस इस तरह से सड़ा हुआ था जैसे आग के कारण वो गल चुका हो।
वहां से पानी भी निकल रहा था जैसे पस पड़ी हुई हो और उस आदमी के पास से बदबू भी आ रही थी। वहां मुझे देखकर कोई भी हिला तक नहीं था। आंखें खुली थी लेकिन उनकी आंख की पुतलियां ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी, हर किसी की, लेकिन उस काले सूट वाले की आंखें तो मैं देख ही नहीं पा रहा था। बालों से उसका चेहरा घिरा हुआ था। मैं घबरा रहा था उसे हाथ लगाऊं या नहीं। मेरे पास बंदूक थी लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। मैं नहीं जानता था वो अपनी मर्जी से बच्चों को यहाँ पर कैसे ला रहा है। मेरे सामने उस घर के अंदर जलती हुई लाइट देखने के बाद मुझे वहाँ जाने का मन हुआ। मैं यहाँ हर तरफ पहले देखना चाहता था हो क्या रहा है। मैं उस घर की तरफ चल पड़ा। उस घर का दरवाज़ा जैसे ही मैंने खोला, वो क्या था? सामने घर के अंदर उड़ती हुई चीजें दिख रही थी। वो छोटा सा कमरा था 10 बाय 10 का, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी सी हवेली दिख रही थी, जैसे वो दरवाजा कहीं और ही निकलता हो। वो हवेली धुंधली सी, टूटी हुई, वहां खिड़कियां हवा में उड़ रही थी। हवेली के अंदर का सामान उड़कर बाहर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय को धीमा करके उस हवेली को उड़ाया जा रहा हो और वो धीरे धीरे फटकर बाहर की तरफ आ रही हो। मैं उसे देख रहा था और ये जान गया था यहाँ जो भी हो रहा है वो साधारण नहीं है। आखिर हो क्या रहा है? उसके बाद उस दरवाजे को मैंने बंद किया और मैं ये जान गया था उन बच्चों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। उसके सिवा शायद ही मैं उन्हें बचा पाऊँ। मैं उस गन को उस आदमी की तरफ किए हुए बच्चों को हाथ से हिलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो बच्चे उठ नहीं रहे थे। हर कोशिश करने के बाद भी वो उठ नहीं रहे थे। मैं कोशिश करता रहा और 15-20 मिनट तक जब वो हिले तक नहीं तो मैंने उस आदमी को डराने की कोशिश की। मैंने उसके सर के ऊपर बंदूक रख दी और उससे बात करने की हर कोशिश करता रहा, लेकिन वो भी हिल नहीं रहा था। उसके बाद मैंने उसके चेहरे से वो बाल हटाए तो उसके अंदर से चेहरा नहीं निकला, बल्कि मांस का टुकड़ा था सामने की तरफ जो पस के कारण फूला हुआ था। ना उसका चेहरा पीछे था ना आगे था। वो गला हुआ इंसान जिंदा ही नहीं था। दिल की धड़कन तक नहीं थी उसकी। वो जिंदा लाश थी जो वहां पर बैठी हुई थी। और मैं कोशिश करता रहा उन बच्चों को ले जाने की। कोई हिल नहीं रहा था। वो ज़मीन से इस तरह से चिपके हुए थे जैसे ज़मीन का ही हिस्सा हो। उसके बाद मैंने गोली चलाकर उस आदमी को मारने की कोशिश की, लेकिन गोली उसके शरीर के अंदर जाते ही जैसे गायब हो जाती। वो हिलता तक नहीं। मेरे पास 6 गोलियां थी जो चलाकर मैंने पिस्तौल को खाली कर दिया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ था। मैं नहीं जानता था अब उन्हें बाहर कैसे लेकर जाऊं। अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो ये जगह भी गायब हो जाएगी और दोबारा ढूंढी नहीं जा पाएगी। यहाँ 5 गोले बने हुए हैं। 5वें गोले में वो बच्चे को ले जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? क्या वो दोबारा नजर आएगा या 5 बच्चों की बलि दे देगा? कई सवाल थे मन में। मैंने सोचा क्यों ना मैं एहसास करके देखूं। मैंने आंखें बंद की और उस गोले में बैठ गया। 2 मिनट तक मैंने आंखें बंद रखी। मैं सोचता रहा कुछ तो होगा यहाँ पर जिस कारण बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। मेरी आंखें खुली और मैं उस जंगल में नहीं था। ये एक अजीब सी जगह थी। बड़ा सा गार्डन था और उसके बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ी सी हवेली। मैं इधर उधर झांक रहा था, लेकिन आसपास बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनके पार देखा नहीं जा रहा था। ये आंखों का भ्रम हो सकता है या कुछ भी, लेकिन जमीन पर मैं अकेला बैठा हुआ था। ना ही सामने वो आग थी और ना ही वो बच्चे, ना वो अजीब सा इंसान। मैं चलकर अब उस हवेली के अंदर जाना चाहता था। मैं देखना चाहता था आखिर क्या दिखा रहा है वो यहाँ पर सबको। शायद वो यही मुझे भी दिखा रहा होगा। मैं जैसे ही हवेली के अंदर गया, वहां मैंने देखा वो 4 बच्चे मेरे सामने उस हवेली के अंदर खेल रहे थे। वो थोड़ा सा डरे हुए भी थे, लेकिन ऐसा लगा वो बड़े से आदमी से डर रहे थे जो बिल्कुल उनके पीछे बैठा हुआ था। लंबे बालों वाला वो आदमी, उसका चेहरा भी था। उसने बाल एक तरफ सटा रखे थे और मुझे देखते ही वो घबरा सा गया। वो 4 बच्चे खेलने का नाटक सा कर रहे थे, शायद उससे डरकर खेलने की कोशिश कर रहे हों। वो बार बार उनकी तरफ देखता और उनके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते और वे खेलने लगते।
लेकिन मुझे देखकर वो आदमी भी खड़ा हो गया और मुझसे सवाल करने लगा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ किसी और का आना मना है, चले जाओ वापस। वो काफी गुस्सा होता जा रहा था और मैंने भी उससे सवाल करने शुरू कर दिए। तुम इन बच्चों के साथ क्या कर रहे हो? तुम वहां से इन बच्चों को लाकर जंगल में क्या कर रहे हो? और ये कौन सी दुनिया है? ये कौन सा समय है? मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। ये घर नकली सा एहसास हो रहा था, जैसे लकड़ी का बना हुआ ये घर बहुत ही कच्चा सा हो। जहां पर भी मैं हाथ लगाता हाथ अंदर की तरफ गड़ सा जाता। वो आदमी गुस्से में मुझे घूरे जा रहा था, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ रहा था, जैसे वो जगह छोड़ेगा और वो बच्चे आज़ाद हो जाएंगे। बच्चे उसकी तरफ इस तरह से देख रहे थे कि वो हिला और बच्चे भी वहां से भाग निकलेंगे। मेरी तरफ उन बच्चों को देखने की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद मैं उससे सवाल करने लगा, मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं इस हवेली को देख चुका हूं। मैं अजीब सा एहसास कर रहा था, सच में ये हवेली देखी देखी सी लग रही थी अंदर से। मैं याद करने लगा, ऐसे ही तो डरावने सपने आया करते थे बचपन में मुझे। मैं ऐसी हवेली में खेला करता था और मुझे बांध कर रखा जाता था। मैं ऐसा एहसास करता जैसे बचने का कोई रास्ता ना हो। मैं याद करने लगा, क्या होता था उस सपने में मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने उन बच्चों के हाथ पकड़े उन्हें खींचकर बाहर ले जाने के लिए। वो बच्चे इतने डरे हुए थे, वो हिलना नहीं चाहते थे। वो आदमी हंसने लगा था, लेकिन मुझे ये सब करते हुए देख उस आदमी का चेहरा बदल रहा था। उसके चेहरे से जैसे पानी की बूंदें निकलना शुरू हो गई थी। उसका चेहरा फूलना शुरू हो गया था। वो जैसे पस थी पीले रंग की जो उसकी आंखों से टपक रही थी। उसका शरीर भी अजीब सा निचुड़ा हुआ बूंदें टपका रहा था। उसकी उंगलियां लंबी हो रही थी। उसका मांस छड़ रहा था। उसके बाल बार बार खिसकते हुए चेहरे के आगे आ रहे थे। वो अपना भयानक रूप अख्तियार किए जा रहा था और मैं तब डरा हुआ था। वो यहाँ हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। मैंने उससे कहा, जाने दो बच्चों को, जाने दो। तुम इस तरह से बच्चों को मार नहीं सकते। मुझे पता है तुम इन्हें मारने के लिए यहाँ पर लेकर आए हो और एक और बच्चे को लेकर आओगे और पांचों की बलि दोगे। तो वो आदमी कहने लगा, बलि दोगे? मैं इन्हें अपनाना चाहता हूँ जैसे मेरे 5 बच्चे हुआ करते थे इसी हवेली में, यहाँ जंगल के बीच। लेकिन उन कबीले वालों ने पूरे परिवार को जला दिया था। सिर्फ मैं ही बचा था अधमरा सा। मेरे बच्चे जलकर मर गए थे और मैं तब से ही तंत्र विद्या का इस्तेमाल करता रहा, अपने शरीर को बचाए रखा और एक दिन मेरी मौत भी हुई। मेरी आत्मा ने उस शरीर को कभी छोड़ा ही नहीं। मैं दोबारा अपने उसी शरीर में आया। तब से मैं इस दुनिया में वापस आना चाहता हूँ, मेरे परिवार के पास। मेरे 5 बच्चे थे, मैं उनके साथ ही जीना चाहता हूँ। मैं उस शहर से 5 बच्चे यहाँ पर लाकर अपनी इस दुनिया में हमेशा के लिए जीऊंगा। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तब मुझे नहीं पता मैंने कैसे ये शब्द कह दिए। मैंने कहा, मैंने पहले भी रोका था, मैं अब भी रोकूंगा। तुम इन्हें मार नहीं पाओगे। तभी उस आदमी के बाल पीछे हटे और वो फिर से साधारण से शरीर में आ गया। तुम वही हो? तुम ही थे जो पिछली बार मेरा काम होने नहीं दे रहे थे। तुम्हें मैं पहचान गया। दोबारा क्यों आए हो? मैंने तुम्हें जाने दिया था तो वापस क्यों आए हो? मुझे मेरा काम करने दो। पिछली बार भी तुम्हें यहाँ पर लाकर मैंने गलती कर दी थी। तुम्हारे कारण वो बच्चे मरे थे। अगर तुम इस घर को ना जलाते तो वो बच्चे मेरे साथ रहते। मैंने उसके शब्दों में वो बात निकाल ली थी जो मेरे काम की थी। पिछली बार मैं इस घर को जलाकर यहाँ से बचकर निकला था। यही रास्ता था और मेरे सपनों में भी यही आता था। बच्चों की चीखें, जलते हुए घर में बच्चों की चीखें और एक आदमी की तेज तेज चीख, यही तो मेरे सपने में आता था, जिसे सुनकर मैं उठ जाया करता था। माँ कहती थी, ये बस तेरा सपना है। मुझे हमेशा वो सच लगा करता था। धीरे धीरे समय के साथ भूला था मैं। आज आंखों के सामने वो सपना फिर से जिंदा हो गया था। वो आदमी अपने भयानक रूप में आ गया था। वो हवा में उड़ रहा था।
उसके शरीर के जो कपड़े थे वो राख बनकर नीचे गिर रहे थे और वो बच्चे जमीन में धंस रहे थे। आधे शरीर जमीन में जा चुके थे और मैं ये जान नहीं पा रहा था क्या करूं। मैं तो भागकर घर से बाहर पहुंच जाऊंगा, इस घर को जला दूंगा, शायद तब मैं बाहर आ पाऊं, लेकिन इन बच्चों को कैसे बचाऊंगा। क्या गलती की थी मैंने पिछली बार, जो सब मर गए थे, सिर्फ मैं बचा था। वो सामने जल रही चिमनी में से मैंने एक लकड़ी निकाल ली थी। उस लकड़ी से उसी घर को जलाया था मैंने अपने सपने में, या कहूँ अपने इतिहास में। मैं दोबारा ऐसा कर सकता था, लेकिन फिर से ये 4 बच्चों की बलि दी जाती। ये उन्हें बचा ना पाता, मैं भी इन्हें बचा ना पाता। क्या करूं मैं देख रहा था सामने कुछ बर्तनों में पानी रखा हुआ था। कुछ बर्तन काफ़ी ज़्यादा पानी को रखे हुए एक तरफ थे, जिन्हें लुढ़का कर मैंने नीचे पानी ही पानी कर दिया था। मैं कोशिश कर रहा था सोचने की, मैं समय को और आगे ले जाना चाहता था। मुझे सोचने के लिए ज़्यादा समय चाहिए था और वो शैतान घर का आकार बदल रहा था। घर के कमरों के दरवाजे हिलकर कभी ऊपर की तरफ चले जाते और मैं चढ़कर उन्हें पार नहीं कर सकता था। घर की दिशा बदल रही थी, खिड़कियां हिल रही थी, कभी कभी फर्श ऊपर चला जाता और मैं भागकर दीवार पर चलना शुरू कर देता। यहाँ हर चीज टूट रही थी, हवा में टूटकर जैसे बिखर रही थी। उसके बाद मैंने उस पानी से बच्चों को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की और पानी के कारण वो बाहर आ रहे थे। मैं किसी तरह एक एक करके उन बच्चों को बाहर खींच रहा था। वो शैतान वहाँ अपना रूप बड़ा किए जा रहा था। वो उस घर से पस की तरह चिपक रहा था। हर जगह घर की दीवारों से भी पस टपकना शुरू हो गई थी। बदबू ही बदबू थी उस घर में और मैं बच्चों को खींचकर फर्श से निकाल रहा था, जैसे वो उनके अंदर गड़ चुके थे, लेकिन फिर भी किसी तरह मैं 4 बच्चों को बाहर निकाल पाया था। उन बच्चों को जैसे सम्मोहित किया गया था, वो हिल नहीं रहे थे। मुझे घसीट घसीट कर उन्हें बाहर ले जाना पड़ा। उनकी आंखें तो ठीक थी, वो रो रहे थे, अपनी टांगें चला नहीं पा रहे थे, अपने शरीर को हिला नहीं पा रहे थे। एक एक करके उन 5 बच्चों को मैं घर के बाहर ले आया था और उसके बाद उसी लकड़ी से मैं दीवारों को आग लगाने लगा। वो पस के कारण दीवारों को आग नहीं लग रही थी, भले ही वो लकड़ी की थी। हर कोशिश के बाद भी घर को आग नहीं लग रही थी जैसा पिछली बार लगी थी। मैं जान नहीं पा रहा था कैसे करूं अंत। इस घर को जलाए बिना मैं इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, बच्चों समेत हमेशा यहीं फंस जाऊंगा। लेकिन हर कोशिश के बाद आग न लगी तो मैं किचन की तरफ भागा। मैं याद करता रहा आग मैंने लगाई कैसे थी। किचन में रखी वो केरोसिन की बोतलें जैसे ही मैंने नीचे गिराई, घर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। ये वो था जो इस घर से जुड़ा हुआ था, इसी घर को अपनी शक्ति की तरह इस्तेमाल कर रहा था और यहाँ केरोसिन बिखरने के बाद वो जानता था आगे क्या होगा। केरोसिन को इस तरह से आग लग गई थी कि वो तेज़ी से फैल गई और दीवारों को भी लग गई। पस का पानी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। लकड़ी की दीवारें इतनी तेजी से जल रही थी कि उन्हें रोका नहीं जा सकता था। चीखे ही चीखे और बाहर वो 4 बच्चे कहाँ गए मुझे नहीं पता था। मैं अब भी घर के अंदर था जिसकी दीवारों पर आग लग चुकी थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इस आग में मेरा शरीर भी झुलस रहा था। मैं खुद को बचा नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से एक खिड़की को तोड़कर मैं बाहर निकल पाया था। मेरे शरीर पर भी आग लगी हुई थी। शरीर के कई हिस्से जल चुके थे, लेकिन मैं उस घर के बाहर था। वो केरोसिन की बोतलें वहाँ पर क्यों रखी गई थी मैं समझ नहीं पाया। उसके बाद वो आग इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वहाँ धमाके की आवाज़ हुई और वो घर टूटकर बिखर गया था। वहाँ पर वो झटका हमारी आंखें बंद करने के लिए काफ़ी था। हमारी आंखें बंद हुई। हम उस घर के इतने करीब थे, महसूस हुआ कि हम भी उस धमाके में मर जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आंखें खुली और हम उसी जगह पर थे जहां पर उन 4 बच्चों को गोले में बिठाकर आग लगाई हुई थी। वहां ना तो आग थी ना वो गोले थे। हम सब जैसे होश में आ गए थे। वो तालाब का पानी सूख चुका था, वहां बिल्कुल बारिश नहीं थी और वो घर भी पीछे टूटा फूटा पड़ा था। मैं जान गया था जो एक कमरा मुझे दिखा था
वैसी ही बड़ी हवेली वहां पर मौजूद हुआ करती थी जो जलने के कारण वहां से जा चुकी थी। उन बच्चों को बाहर ले जाते समय मेरा झुलसा हुआ शरीर दर्द तो कर रहा था, लेकिन मन में तसल्ली थी। मैं बचा पाया था उन बच्चों को। उन बच्चों को मैं जैसे ही उस जंगल से बाहर लेकर आया, वहां हर तरफ ये बात आग की तरह फैल गई थी। मुझे एक सुपर हीरो की तरह दिखाया गया जिसका शरीर जल गया लेकिन बच्चों को बचा पाया। कुछ का कहना था कि वो शैतान है जंगल का, जो हमेशा यहाँ बच्चों को किडनैप करके अपने पास रखा करता था। 150 साल पहले उसने कई बच्चों को अगवा किया था और यहाँ पर लाकर अपने साथ रखा करता था। वो बहुत ही शोहरत वाला आदमी था जिसको कोई भी पसंद नहीं करता था। उसे जलाकर मारा गया था और उसके कारण वहाँ बच्चे भी जल गए थे, जिसके बारे में हर कोई बात नहीं करना चाहता। मैं खुश था, आखिर उसका अंत तो हुआ, लेकिन मन में एक शंका थी। पिछली बार भी तो जलाया था इस घर को, उसका अंत नहीं हुआ था। इस सवाल को मैं सुलझा नहीं पाया और जब उन बच्चों से मिलने तीसरे दिन में अस्पताल में गया था तो वो बता रहे थे कि इस तरह से वो उन्हें खींचकर वहां जंगल में ले जाता था। टांगे अपने आप चलती थी, अपने आप चलकर वो ऐसी जगह पहुंच जाते थे कि आग के सामने बैठ जाते थे। ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी। वो 5 बच्चों को वहां पर लाना चाहता था, जिसके बाद वो हमेशा के लिए सबको उस दुनिया में ले जाता। कोई उन्हें बचा नहीं पाता, लेकिन जाते वक्त एक बच्चे ने कहा था वो फिर आएगा। 25 साल बाद वो फिर आएगा। उसका घर जल चुका है, उसका अंत नहीं हुआ है। वो 25 साल के लिए मरा है और 25 साल बाद फिर आएगा और बच्चों को लेने के लिए। यही उस जंगल का शाप है। जिन लोगों ने उन्हें जलाया था वो घर का शाप बनकर वहीं पर दफन हो गया और शैतान रूप लेकर वो 25 साल बाद फिर आएगा। मैं कई लोगों को ये बताने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस ने इस केस को दबा दिया। शैतान की बात को भुला दिया गया और इसके बारे में बात करना किसी को गवारा नहीं था। समय के साथ सब भूलते जाएंगे कि यहाँ ऐसी घटना भी हुई थी। 25 साल बाद हर कोई भूल जाएगा और मैं चाहता हूँ तब भी मैं जिंदा रहूँ यहाँ बच्चों को बचाने के लिए उस शैतान से। मुझे नहीं पता भविष्य में क्या होगा, लेकिन इतना जानता हूँ वो लौटेगा फिर से और बच्चों को लेने के लिए।